दिल्ली के नेशनल आर्ट गैलरी में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें गांधी जी के जरिए की गई दांडी यात्रा को दिखाया गया। इस प्रदर्शनी की खास बात ये रही कि पहली बार दांडी मार्च के दौरान गांधी जी की जो तस्वीरें बनाई गई थी, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया और इसे यादगार बनाने के लिए गुजरात से 40 टन नमक भी मंगवाया गया। दांडी यात्रा या नमक यात्रा, जिसको आज तरोताज़ा किया गया है। इस वक्त मैं नेशनल आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ, जहाँ गांधी जी की दांडी यात्रा को जीवंत किया गया है। अगर गैलरी की ओर नज़र डालें तो उस वक्त की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिनको गुजरात में खोजा गया है और ये कंफर्म किया गया है कि ये उसी वक्त की तस्वीर हैं। इन तस्वीरों को इकट्ठा करके आज पेश किया गया है। दांडी यात्रा जो कि अंग्रेज़ों के नमक पर कर लगाने के विरोध में गांधी जी ने निकाली थी, जिसको आज इसने पेश किया है। गांधी जी का दांडी मार्च हम तैयार किए। आप देख सकते कि एटमॉस्फेयर ऐसा हम क्रिएट किए कि कोई भी आए उसका अंदर वो गांधी जी को फील कर सके, और उसके लिए हम उनका उद्देश्य वो दांडी मार्च का ज़्यादातर हम यहाँ प्रोजेक्ट किए। यूपी के गाजीपुर में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति राजा राम छात्रों को हत्या करने की सलाह देने के बाद विवादों में घिर गए। वे वहां छात्रों के एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजा राम ने झगड़ा होने पर छात्रों को हत्या करने की सलाह दे डाली। अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र हो तो रोते हुए मेरे पास कभी मत आना। एक बात बता देता हूं, अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उसकी पिटाई करके आना, और तुम्हारा पक्ष चले तो उसका मर्डर करके आना। इसके बाद हम देख लेंगे। वहीं कुलपति के बयान को छात्रों ने गलत बताया और उन पर कार्रवाई की मांग की। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतने गरिमामयी पद पे, ऊंचे पद पे बैठने के बाद इस तरह का बयान देना बहुत ही निंदनीय है। कुछ छात्रों ने कुलपति के बयान को मर्यादा के खिलाफ बताया और ऐसे बयान देने से बचने की नसीहत दी। उत्तर प्रदेश के मऊ से बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर ने अयोध्या के डीएम को चिट्ठी लिखकर रामलला को एक घर देने की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार की मंशा है कि कोई बिना छत के ना रहे। बीजेपी सांसद का दावा है कि राम तिरपाल में है और उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। राजभर ने दावा किया कि तिरपाल में रामलला को ठंड लगती है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राम के लिए एक घर बनवाया जाए। जिला अधिकारी अयोध्या को पत्र लिखा। क्या कहा तो कि मैं वो राम जन्म, जिस जगह राम जन्मभूमि है, जहाँ रामलला स्थापित है, जहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मूर्ति में आत्मा का अंश हो जाता है, इसलिए वो धूप और गर्मी में नहीं रखे जा सकते। मंदिर बनवाने में कोर्ट अभी लंबा खींच रहा है, हीला हवाली के तहत ज़्यादा समय बीत रहा, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके आवास द्वारा छत मुहैया कराया जाए। सरकार ने ऑनलाइन रिटेल सेक्टर की कंपनियों के कारोबार से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों को झटका लग सकता है। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन रिटेल कंपनियां अब ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच सकती जिनको वो खुद बनाती हैं। इसके अलावा रिटेल कंपनियां उन कंपनियों के प्रोडक्ट भी नहीं बेच पाएंगी जिनमें उनकी किसी भी तरह की हिस्सेदारी होगी। सबसे अहम बात कि ये ऑनलाइन रिटेल कंपनियां किसी भी प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव तरीके से नहीं बेच पाएंगी। सरकार ने ऑनलाइन रिटेल कंपनियों में एफडीआई के नियमों में भी बदलाव किया है। इस बदलाव के मुताबिक एफडीआई को मंजूरी देने से पहले ये देखा जाएगा कि निवेश करने वाली कंपनी का पहले से कारोबारी रिश्ता तो नहीं है। बताया गया कि सरकार ने ये फैसला ऑनलाइन रिटेल कंपनियों की ओर से दी जाने वाली भारी छूट के खिलाफ घरेलू कारोबारियों के ऐतराज जताने के बाद लिया। माना यह भी जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर सियासी घमासान और बढ़ गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि फिल्म का सहारा लेकर बीजेपी आने वाले चुनावों में जीत नहीं पाएगी। पुरानी बातें जो हकीकत है भी नहीं, उसको चाहते हैं कि फिल्म के माध्यम से लोगों के मन में ये बैठाएं और फिल्मों के भरोसे बीजेपी दोबारा सत्ता में आने वाली नहीं।
जबकि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म के जरिए अकाली दल को घेरे में ले लिया। जो पंजाब के नहीं पूरे हिंदुस्तान के फख्र हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके ऊपर इस किस्म की घटिया छींटाकशी की जाए तो उनको अपना जो नजरिया है बादल साहब को और अकाली दल को सामने स्पष्ट करना पड़ेगा। एनसीपी ने तो फिल्म पर ऐतराज जताते हुए इसे घोटाले के पैसे से बनाई गई फिल्म करार दे दिया। घोटाले के पैसे से पिक्चर बनाई गई और बीजेपी के परिवार की ही ये फिल्म है। वहीं बीजेपी सांसद और अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर ने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। टॉलरेंस बढ़ रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, i.e. मिस्टर राहुल गांधी, तो उन्हें अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए। अगुस्ता वेस्टलैंड केस में ईडी के एक दावे के बाद एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। ईडी ने दावा किया कि इस केस में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने पूछताछ के दौरान एक संदर्भ में मिसेस गांधी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि ईडी ने उस संदर्भ के बारे में नहीं बताया। शुक्रवार को अगुस्ता वेस्टलैंड डील मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को 7 दिनों की ईडी रिमांड के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से मिशेल को एक बार फिर 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। मोदी सरकार ने मिशेल को पकड़कर प्रत्यार्पण करके लाया और उसकी जांच शुरू की और उस जांच में आखिर सच्चाई बाहर आने लगी है। कांग्रेस ने जैसे ही मिशेल को लाया, भारत सरकार ने तुरंत एक वकील दे दिया अपने पदाधिकारी को। ये राष्ट्र सुरक्षा के साथ समझौता करने वाली सरकार की चोरी अब सामने आ रही है। बिचौलियों के बिना कोई भी रक्षा सौदा कांग्रेस ने कभी नहीं किया। देखो भैया, कानून अपना काम कर रहा है। इसमें जो अगर कोई ईमानदार है तो उनको छुआ नहीं जाएगा, कोई बेईमान है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सीबीआई, ईडी, इनकी कोई आज विश्वसनीयता देश में नहीं है। ये एक सरकार है जो अभी पूरी तरह से बौखला उठी है, 3 राज्यों में चुनाव हारी है, पर एक तरह से ये डिपार्चर लाउंज में बैठी है। इनके जाने की तैयारी है, कुछ महीनों की बात है। देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है, चाहे कोई राजनेता हो या आपका कोई भी फिल्म का कोई हीरो हो या जर्नलिस्ट हो, सबको सजा मिलती है प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए, मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए। ये पूरा स्क्रिप्टेड है। हिंदुस्तान क्या दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा करने वाले लोग हैं। अब देश की जनता देख रही है। कोई बात कुछ दिनों के लिए कहकर किसी को दिग्भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट रूप से खास करके हिंदुस्तान की जनता को दिग्भ्रमित नहीं किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा बंदरगाह में एक क्रेन के ऊपर दूसरी क्रेन के गिरने से वहां पर एक मजदूर जो काम कर रहा था उसकी मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त क्रेन के जरिए जहाज में लदे सामान को उतारा जा रहा था, लेकिन तभी कार्गो उतारने के काम में लगी एक बड़ी क्रेन अचानक बगल में खड़ी एक दूसरी क्रेन के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे कई कर्मचारी मलबे के नीचे दब गए। भारी भरकम क्रेन के गिरते ही हड़कंप मच गया और वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं हादसे के बाद बंदरगाह में खतरे की चेतावनी देने वाला अलार्म बजने लगा, जिसके बाद दफ्तर के भीतर काम कर रहे लोग भी बाहर निकलकर भागने लगे। हादसे की वजह से दोनों क्रेन कबाड़ में तब्दील हो गयीं और उनमें क्रेन से गहरा काला धुआं भी निकलने लगा। वहीं हादसे के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। हालांकि घटना क्यों हुई, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। मुंबई के वर्ली इलाके में साधना नाम की इमारत में लगी आग को बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 15 कर्मचारी घायल हो गए। बताया गया कि मेडिकल का सामान और केमिकल होने की वजह से आग ने भयानक रूप ले लिया और देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। धुएं की चपेट में आने से 15 दमकल कर्मी घायल हो गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले की सुरक्षा तैयारियों को लेकर पुलिस ने सेना के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। ये रिहर्सल मेले के दौरान आतंकी हमले, भगदड़ और आग की घटनाओं से निपटने के लिए रखी गई, जिसमें सबसे पहले पुलिस के अधिकारियों और वहां मौजूद सिपाहियों ने गंगा नदी के किनारे पड़े कुछ लोगों को उठाकर अपने साथ ले गए। मॉक ड्रिल के दौरान वहां कुछ लोगों ने भगदड़ के बाद घायल होने का नाटक किया। जिसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने मौके पर और सिपाहियों को भेजने का निर्देश दिया। सीओ सोमेश्वर घाट, एसपी ऑपरेशन, तुरंत कुछ फोर्स नीचे भिजवाइए, यहाँ कुछ घायल हैं। पुलिस के आला अधिकारी का आदेश मिलने के बाद वहां पुलिस वालों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए वहां से अस्पताल ले जाया गया। कुंभ मेले में बम ब्लास्ट और आतंकी हमले की मॉक ड्रिल भी की गई, जिसमें आतंकियों के हमले की खबर मिलने के बाद सेना के जवानों ने अरेल घाट में सोमेश्वर मंदिर में मोर्चा संभाल लिया। रिहर्सल में दिखाया गया कि कुछ आतंकी मंदिर में घुस गए हैं, जिसके बाद सेना के जवानों ने मंदिर को अपने घेरे में ले लिया। इस दौरान कुछ जवान पेट के बल लेटते हुए मंदिर के अंदर घुस गए, जबकि कुछ जवानों ने मंदिर के बाहर मोर्चा संभाल लिया। इस बीच वहां बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया। वहीं कुछ लोग आतंकी हमले में घायल लोगों को स्ट्रेचर पर ले जाने लगे। मॉक ड्रिल के दौरान कोई अफरा तफरी न हो, इसका पुलिस ने पूरा ध्यान रखा और लोगों को पहले ही सुरक्षा तैयारियों को लेकर हुई मॉक ड्रिल के बारे में बताया गया। इससे आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये मॉक ड्रिल है, ये जस्ट परीक्षण के लिए किया जा रहा है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने सुरक्षा की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल को बेहतर बताया। ये एक तरह से जो तैयारी थी हमारी, उसको टेस्ट करने का समय था और भी बेहतर तैयारी के लिए हम मॉक ड्रिल करते हैं। साथ ही पुलिस ने मॉक ड्रिल के बाद आपसी तालमेल को और सुधारने पर जोर दिया। सरकार ने ट्रेनों की जनरल टिकट बुक करने के लिए लंबी लगने वाली लाइनों को निजात पाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। News18.com की खबर के मुताबिक सरकार ने जनरल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए UTS नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से यात्री घर बैठे किसी भी जगह के लिए जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप की मदद से बिना लाइन में लगे यात्री प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हैं। दावा किया गया कि UTS ऐप के जरिए यात्री छोटे शहरों के लिए भी आसानी से टिकट कटा सकते हैं। हालांकि स्लीपर और AC क्लास के टिकट पहले की तरह ही IRCTC के ऐप से बुक कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर ये उनकी पहली अंडमान निकोबार यात्रा है, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ हैं। पीएम मोदी की अंडमान यात्रा इस वजह से खास है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में होने वाली कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम आज अंडमान निकोबार में सुनामी स्मारक जाएंगे और पुष्पांजलि अर्पित कर वॉल ऑफ लॉस्ट सोल्स पर मोमबत्ती जलाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे और इस दौरान वहां कुछ द्वीपों के नाम भी बदले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 75 साल पहले पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का झंडा फहराया था, उसी जगह आज पीएम मोदी 150 फीट ऊंचा तिरंगा फहराएंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार में 3 टापुओं रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड के नाम बदले जाएंगे। आज रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा जाएगा। साथ ही नील आइलैंड को अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा। वहीं हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज आइलैंड रखा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की याद में स्टैंप और सिक्के भी जारी किए जाएंगे। वहीं जिमखाना ग्राउंड का नाम बदलकर नेताजी स्टेडियम रखा जाएगा। उत्तर भारत के ज्यादातर शहर इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। राजस्थान के माउंट आबू में भी पारा -1 डिग्री से भी नीचे पहुंचने पर कई इलाकों में पानी जम गया और पेड़ पौधों पर जमी ओस की बूंदें बर्फ में बदल गईं। घर के बाहर पक्षियों के लिए रखा पानी भी बर्फ में तब्दील हो गया। ठंड का आलम यह है कि बर्तनों में रखा पानी भी जम गया। ठंड की वजह से लोग इतने परेशान हो गए कि पीने का पानी का इंतजाम करने को मजबूर हो गए। इसके अलावा खेतों में खड़ी फसल पर भी बर्फ की परत जम गई, जिस वजह से फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा। वहीं सीकर में भी बर्फ जमने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहां भी सड़क किनारे मौजूद पौधों पर बर्फ जम गई, जिससे वहां पड़ रही ठंड का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का ऐसा ही मिजाज बने रहने की उम्मीद जताते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। कमलनाथ सरकार के PWD मंत्री ने मध्य प्रदेश के चर्चित ई टेंडरिंग घोटाले के आरोपों की नए सिरे से जांच का ऐलान किया है।
न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ई टेंडरिंग, व्यापम, रेत और पीएससी के घोटालों के आरोपों की कमलनाथ सरकार जांच करेगी। साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज का ये कहना सरासर झूठ है कि प्रदेश की सड़कें वॉशिंगटन जैसी हैं। सर, आपके साथ काम करने के लिए कुछ है नहीं है। शिवराज सिंह चौहान कहते थे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सड़कें तो वॉशिंगटन से अच्छी हैं। विश्व का इससे बड़ा झूठ शायद हो नहीं सकता और शिवराज चौहान से मैं निवेदन करता हूं कि झूठ इतना बोलो कि जो हमारी पुरानी कहावत थी ना, आटे में नमक समान बोलो, पर आपने पूरा आटा ही नमक कर दिया। एक सड़क पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बन गई, हम उसी की दुहाई देते रहें और पूरे मध्य प्रदेश को इग्नोर कर दें, आंखों से ओझल कर दें, ये मध्य प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय है। बहुत काम करने की संभावनाएं लोक निर्माण विभाग में है। मैं ये चाहता हूँ, कोई आज ज़्यादा बात तो मैं कर नहीं पाऊँगा, आज मैं अधिकारियों से मिला हूँ, एक मीटिंग ली है, एक रोड मैप बनाने का मैंने कहा है। मैं जो सपना देखता हूँ उन सपनों को यथार्थ रूप लेते हुए देखना चाहता हूँ। जो पीडब्ल्यूडी के जो विभाग है इसमें ई टेंडरिंग के तार आपके विभाग से भी जुड़े हैं, उसके लिए नए मंत्री क्या करेंगे? देखिए, ई टेंडरिंग का घोटाला, व्यापम घोटाला, रेत घोटाला और पीएससी का घोटाला, ये 4 बड़े घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी ने ये कह दिया है कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर घोटालों की जांच नहीं कराएंगे। हम इसलिए कराएंगे कि इस प्रदेश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगे, लगाम लगे, इसलिए इन 4 बड़े घोटालों की जांच कराना आवश्यक है। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स इलाके के अवैध कोयला खदान में 13 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। दावा किया जा रहा है कि खदान में पानी भरने की वजह से ये मजदूर लगभग 17 दिन से इसके अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान कड़ी मशक्कत में जुट गए। गहरी खदान में लोहे के तारों और रस्सी की मदद से एनडीआरएफ की टीम मजदूरों को बाहर निकालने के काम में पिछले कई दिनों से लगी है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने के लिए मशीनों की मदद भी ली गई और लोहे के बड़े ड्रम को रस्सी से बांधकर मशीन के जरिए गहरी खदान में भेजा गया। खदान के अंदर भरा पानी निकालने के लिए कई पंप भी लगाए गए, लेकिन मजदूरों की जानकारी नहीं मिलने के बाद नेवी को मदद के लिए बुलाना पड़ा। जानकारी है कि हाई प्रेशर पंप्स आएंगे, कुछ टीम्स भी आने वाली हैं, कोई बाहर से एक्सपर्ट्स की, और एक जानकारी की कुछ नेवी भी शायद आज के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आएंगे। एनडीआरएफ की टीम के गोताखोरों ने भी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकामयाब होकर बाहर निकल आए। हालांकि गोताखोरों को मजदूरों के टूटे हुए हेलमेट जरूर मिले। इस दौरान मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने खदान के पास अपना बेस कैंप बना लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में आइस हॉकी खेली। हॉकी खेलने के लिए पुतिन ने बाकायदा तैयारी की। अपने शरीर को गरमाने के लिए उन्होंने वार्म अप भी किया। पुतिन किसी पेशेवर आइस हॉकी के खिलाड़ी की तरह बर्फ के मैदान में खेल रहे थे। उन्होंने एक गोल भी दागा, जिसके बाद उन्होंने चाय का मजा भी लिया। The stage.